आज़म का बहुत जबरदस्त फिक्र है कि इजराइल इज एन इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द यूरोप। ये उसका नाजायज बच्चा है यूरोप का, जो उन्होंने यहाँ तख्लीक किया है। क्योंकि दहशतगर्द 4 लाख वोट लेके आ जाता था, हम कहते थे नहीं अब ठीक है, ये तो मेंबर ऑफ द असेंबली है तो हम इसको बर्दाश्त करते हैं क्योंकि इसके हमें वोट चाहिए। 12 सफ़े का जो वाइट पेपर है ये वाकई अब पता है, यू कैन चैलेंज पीटीआई कोर्ट ऑफ लॉ कि भाईजान आप बताइए आपने फिगर्स कहाँ से लिए, गलत हैं सही हैं। इसमें जो बेसिकली 6 बुनियादी इंडिकेटर्स दिए हैं और उसके उन्होंने मंथ वाइज प्रोग्रेस बताई है। और इसी पार्टी पाकिस्तान की मौजूदा किसी सियासी पार्टी की तरफ से एक इंतहाई सीरियस एफर्ट है, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट में वो लेके आ रहे हैं कि वे हमने आपकी कारकर्दगी है, ये हमारी कारकर्दगी, इसमें 3 महीने हमारे हैं और बाकी जो हैं अपना 9 महीने आपके हैं। उसने मुस्लिम लीग नून की साबिक हुकूमत और पीडीएम की मौजूदा हुकूमत के 9 माह की इक्तिसादी कारकर्दगी पर एक वाइट पेपर जारी किया है और हर वाइट पेपर की तरह इसमें भी यही बताया गया है कि पीटीआई के दौर में तो मईशत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी, लेकिन पीडीएम ने आते ही मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये सब पिछले 4 साल अपोजिशन से भी हम यही सुनते रहे कि नून लीग की कारकर्दगी पीटीआई की 4 साल कारकर्दगी से बेहतर थी। तो क्या इससे ये साबित नहीं होता कि जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत से बुरी साबित होती है, और ये हमने कैसी किस्मत पाई है? देखिए, एक तो अच्छी बात यह है कि एक सीरियस एफर्ट की गई है, एक बाकायदा ग्राफिक प्रेजेंटेशन के साथ एक वाइट पेपर छाया हुआ है। वरना नॉर्मली बयानात दिए जाते थे, आके अपना टॉक शो में गुफ्तगू की जाती थी और उसके बाद अगर किसी ने कहा कि ये गलत कह रहे हो तो कहते अगला मौजूद रखो, मैं अगले उसमें लेके आता हूँ, सबूत लेके आता हूँ, ये लेके आता हूँ, वो लेके आता हूँ। लेकिन कोई बंदा जो है इस तरह जिसे कहते हैं, ये बहुत सीरियसनेस का तकाजा करता है कि आप वो तमाम फिगर जितनी भी हैं वो निकाल के उसको उसके सामने प्रेजेंट करें और उसके बाद बताएं, और ज़ाहिर बात है उसके अंदर फिर आपको उसका सोर्स भी बताना पड़ता है। तो ये 12 सफ़े का जो वाइट पेपर है ये वाकई अब पता है, यू कैन चैलेंज पीटीआई कोर्ट ऑफ लॉ कि भाईजान आप बताइए आपने फिगर्स कहाँ से लिए, गलत हैं सही हैं। इसमें जो बेसिकली 6 बुनियादी इंडिकेटर्स दिए हैं और उसके उन्होंने मंथ वाइज प्रोग्रेस बताई है। और यूँ लगता है कि जैसे हम जनवरी से लेके दिसंबर तक एक गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो लोग जरा सा भी ग्राफ, मैं समझता हूँ अगर कहीं उसको चला सके, जो जरा सी ग्राफ की सूरत हाल को जानते हैं उसको अंदाजा होता है कि बिल्कुल एक डाउन स्लाइड सीढ़ियाँ हैं जैसे चली जा रही है। मसलन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो जनवरी में वो बता रहे हैं कि $16.4 बिलियन है और फिर उसके बाद फरवरी में उससे कम, आखिर में दिसंबर में आते आते $6.1 बिलियन पे आकर रुक जाते हैं। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स जो हैं वो आप अंदाजा करें कि 3.1 बिलियन से शुरू होती हैं और 2.2 पे खत्म हो जाती हैं। रिमिटेंसेस का तो बहुत ही बुरा हाल है, 2.8 बल्कि 3 से भी ऊपर कहीं मार्च के जा रही हैं और फिर पूरा $1 बिलियन जो है रेमिटेंसेस जो लोग बाहर से भेजते हैं वो कम हो जाते हैं। इन्फ्लेशन जो है आप अंदाजा करें 11-12%, 12.7% से शुरू होती है और वो भी मार्च के अंदर, और नवंबर में 23.8 यानी 10-12% इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इससे एक्सचेंज रेट जो है 179 से 224 पे चला जाता है। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का तो बहुत ही बुरा हाल है कि आप सोचें 153.6 से 108 पॉइंट, यानी तकरीबन निस्फ जो है वो कम हो जाती है लार्ज स्टेज मैन्युफैक्चरिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, इसके अलावा भी उन्होंने दिसंबर की कारकर्दगी दिखाई है, वो जब आए थे क्या था, फिर पूरे एक महीने की। ये किसी भी सियासी पार्टी, पाकिस्तान की मौजूदा किसी सियासी पार्टी की तरफ से एक इंतहाई सीरियस एफर्ट है, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट में वो लेके आ रहे हैं कि वे हमने आपकी कारकर्दगी है, ये हमारी कारकर्दगी, इसमें 3 महीने हमारे हैं और बाकी जो हैं अपना 9 महीने आपके हैं। अब लोग कंपैरिजन कर लें और जिसने इसको चैलेंज करना है वो कर ले। ठीक है, ठीक है। अच्छा उरी साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है और उसमें मईशत और दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से कुछ फैसले किए गए हैं, तो आप समझते हैं कि जो फैसले किए गए हैं वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी हो सकेंगे? देखिए, आज मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में था, मेरे साथ 3-4 और लोग भी थे और उसके अंदर मुझे बिल्कुल 2001 के बाद जो कसूर चालू हुई थी उसका लगता था आगाज शुरू हो गया हुआ है। अच्छा, एक वन साइडेड किस्म की एक सूरत हाल है कि जिसको हम लेके चलना चाह रहे हैं और ये बड़ा गलत होगा। मैंने वहाँ कहा भी है कि आपने एक पर्टिकुलरली समझा है कि पाकिस्तान में सिर्फ मजहबी दहशतगर्दी ही होती है, यकीनन होती है, इससे कोई इनकार नहीं, बल्कि हम बहुत ज़्यादा उसको भुगत चुके हुए।
लेकिन आप जब बैलेंस नहीं करते तो फिर होता यह है कि उसके साथ आप फिर उसको भी नहीं रोक पाते। कराची में 30 साल हमने एक खास किस्म की दहशतगर्दी देखी, लेकिन फिर उसके बाद सिंध के अंदर आप एक तवील अरसा जो है, जब सिंधु देश मूवमेंट अब तो खत्म हो गई, बहुत कम हो गई, जब बहुत शदीद थी, तो आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह लोग वो थे, वो जो लोग वहां से अपनी जमीनें छोड़ छोड़ के माइग्रेट करते रहे। इसी तरह पश्तून इलाकों के अंदर भी यही सूरत हाल थी जो कि आज हम देख रहे हैं। तो जब तक आप एक ओवरऑल अब दहशतगर्दी नहीं बल्कि शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी जो है ये इजहार है, और शिद्दत पसंदी एक्सट्रीमिज्म जो है ये बेसिकली आपका रवैया है। और एक्सट्रीमिज्म हमारे टीवी चैनल्स के अंदर भी है, ये सारा, ये सिक्योरिटी काउंसिल्स के, आज मैंने कहा सिक्योरिटी काउंसिल अगर एक्सट्रीमिज्म खत्म नहीं करती और हर कॉर्नर से, मस्जिद से भी खत्म करें और एथनिसिटी से भी खत्म करें और उसके बाद मदरसे से भी खत्म करें। आप देखें ना, एक अगर मौलवी ये कहता है कि तुमने कपड़े नहीं पहने हुए और तुमने हिजाब नहीं लिया हुआ और वो एक्सट्रीमिस्ट है, तो एक वो शख्स जो कि उसको इसलिए मजाक में निशाना बनाता है कि उसने दाढ़ी रखी हुई है, उसने पगड़ी पहनी हुई है, तो वो इसलिए बड़ा जाहिल लगता है, तो वो भी एक्सट्रीमिस्ट है। तो ये एक्सट्रीमिज्म के बारे में एक आप जनरल रवैया, आज उन्होंने जितने लोग भी उन्होंने बुलाए हुए थे वो सारे के सारे बुनियादी तौर पर ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ मजहबी दहशतगर्दी है और मजहबी शिद्दतपसंदी और कोई नहीं। और ये एक एजेंडा है, मुझे समझ नहीं आती, अल्लाह करे कि उनके दिमाग में ये बात आ जाए। इसमें लीडिंग जो है दो हैं, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। 1916 में एक बाल्फोर डेक्लेरेशन था, बाल्फोर थे फॉरेन मिनिस्टर बरतानिया का, उसने एक डेक्लेरेशन दिया था, रॉथशील्ड फैमिली थी बहुत बड़ी ज्यूज की। अच्छा। उसको कहा था कि ऑल दी ज्यूज लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर टू बी कंसिडर्ड एज वन नेशन एंड दे हैव द राइट टू गो बैक टू द प्रॉमिस्ड लैंड फिलिस्तीन। और 1919 के अंदर वहाँ जाके आबादियाँ शुरू की गई थी, क्योंकि ये ब्रिटिश प्रोटेक्टेड हो गया था ये इलाका जो था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनके पास आ गया, इन्होंने उनको आबाद किया, इसीलिए वहाँ पर जुल्म करते हैं और उन्होंने बाकायदा उसको अलाउ किया है। आप खुद सोच सकते हैं कि 60 लोग आए थे टोटल रॉथशील्ड के साथ तल अबीब की जगह पे। तल अबीब कहते हैं एक ऐसी टीले को, रेत का, जिसके नीचे पानी हो। वहां उन्होंने शहर आबाद किया था 1911 या 11 में, मेरा ख्याल है, हाँ 12 में तो आबाद हो गया था, 11 में वो आए थे। और उसके बाद से लेके 48 तक लोग आते रहे, असला लाते रहे, सब कुछ करते रहे, और 14 मई 1948 को उनका डेक्लेरेशन जो है फेमस जो है उसका इसराइल का हो गया, दुनिया भर ने तस्लीम किया। ठीक है। इसराइल ने अपना एटमी प्रोग्राम कंटिन्यू किया, उन्होंने कोई बात नहीं की, सैमुअल हर्ट्ज की स्टोरी आती नहीं, कुछ नहीं कहा गया। मैं साबरा और शतीला के कैंप्स जो हैं उनमें बैरूत में गया हूं। अच्छा। आप सोच सकते हैं कि 70 साल का बूढ़ा जो है फलस्तीनी, जो शायद एक दिन का होगा या 2 दिन का, 1948 में जब वो वहां से निकाला गया था अपने बाप के साथ या अपने दादा के साथ या अपनी माँ के साथ, उसको कोई होप नहीं कि वो मजीद 70 साल भी जिंदा रहेगा तो अपने वतन की शक्ल देख सकेगा। कौन कौन सी जगह पे वो लोग नहीं गए। और फिर मैसेकर जो हुआ है साबरा और शतीला का, कि आप खुद सोचें कि एरिल शरोन जो है वो पूरे का पूरा बॉर्डर क्रॉस करते हुए, बैरूत क्रॉस करते हुए वहां पर आके उसने कैंप लगाया, और कैंप लगाने के बाद उनके अंदर बॉम्बिंग की और हंसते खेलते बच्चों को और औरतों को उसने कत्ल कर दिया। किसी को कोई बोला? कोई नहीं बोला, किसी तौर पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। पूरी दुनिया के अंदर लोग कहते हैं कि रिटेलिएशन जो है उसकी होती है, तो क्यों नहीं होगी? पहली बात यह है कि सिर्फ हमने आप साहब ने अमेरिका की बात की है, अमेरिका को मुसलमानों के साथ जालिम थोड़ा है। आपने 11 साल वियतनामी मारे, वो मुसलमान तो नहीं थे, आपने कत्लो गारत किया और आपने रैम्बो की फिल्में बनाई उसके ऊपर कि हम अफ्रीकी जो पता नहीं हम क्या चीज है। आपने 60 लाख बंदा वहां कत्ल कर दिया। आपने 12 मुल्क जो थे लैटिन अमेरिका के, जिसमें चिली था, जिसमें निकरागुआ था, जिसमें होंडुरास था, आपने सिर्फ कॉन्ट्रा गुरिल्ला और कहा कि ये कम्युनिस्ट आ रहे हैं हमें मार देंगे। आपने स्कूल ऑफ अमेरिका बनाया, उसमें फौजियों को तरबियत दी, वो जाके अपने बंदों को कत्ल करते थे, मिसिंग पर्सन करते थे। आप जालिम हो यार। आप एक बुचर जो है वो बुचर की सपोर्ट करे ना मोदी की, तो उसी की सपोर्ट करता है, वो उसको साथ देता है। असल मसला यह है कि ये जो 24 मुल्क हैं जिन्होंने मुखालिफ वोट दिया है, इनके अंदर कोई अखलाकियात, कोई इंसानियत, कोई ह्यूमनिज्म, कोई चीज है?